क्यों 536 ईस्वी जीवित रहने के लिए सबसे बुरा वर्ष था? मध्ययुगीन इतिहासकार माइकल मैककॉर्मिक से पूछें कि कौन सा वर्ष जीवित रहने के लिए सबसे खराब था, और उन्हें उत्तर मिला 536 ईस्वी। 1349 नहीं, जब ब्लैक डेथ ने आधे यूरोप को मिटा दिया था। 1918 नहीं, जब फ्लू ने 50 मिलियन से 100 मिलियन लोगों की जान ले ली थी, जिनमें अधिकतर युवा वयस्क थे। लेकिन 536 ईस्वी यूरोप में यह जीवित रहने के लिए सबसे खराब अवधियों में से एक की शुरुआत थी, अगर सबसे खराब वर्ष नहीं है। इतिहासकार और पुरातत्वविद मैककॉर्मिक कहते हैं, जो मानव विज्ञान के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय पहल की अध्यक्षता करते हैं। एक रहस्यमय कोहरे ने यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया के कुछ हिस्सों को 18 महीनों तक दिन और रात में अंधेरे में डुबा दिया। बीजांटिन इतिहासकार प्रोकोपियस ने लिखा, सूरज ने पूरे वर्ष चंद्रमा की तरह बिना चमक के अपनी रोशनी दी। 536 की गर्मियों में तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो पिछले 2300 वर्षों में सबसे ठंडे दशक की शुरुआत थी। उस गर्मी में चीन में बर्फ गिरी, फसलें खराब हो गईं, लोग भूखे मर गए। आयरिश इतिहास में 536 से 539 वर्षों में रोटी की विफलता दर्ज की गई है। फिर 541 में बुबोनिक प्लेग ने मिस्र में पेलुसियम के रोमन बंदरगाह पर हमला किया। मैककॉर्मिक का कहना है कि जिसे जस्टिनियन का प्लेग कहा जाने लगा, वह तेजी से फैला, पूर्वी रोमन साम्राज्य की 1/3 से आधी आबादी का सफाया हो गया और इसके पतन की गति तेज हो गई। इतिहासकार लंबे समय से जानते हैं कि 6ठी शताब्दी का मध्य एक काला समय था जिसे अंधकार युग कहा जाता था, लेकिन रहस्यमय बादलों का स्रोत लंबे समय से एक पहेली बना हुआ है। अब ओरोनो में यूनिवर्सिटी ऑफ मेन (यूएम) के जलवायु परिवर्तन संस्थान में मैककॉर्मिक और ग्लेशियोलॉजिस्ट पॉल मेवस्की के नेतृत्व में एक टीम द्वारा स्विस ग्लेशियर से बर्फ के एक अति सटीक विश्लेषण ने एक अपराधी की पहचान कर ली है। इस सप्ताह हार्वर्ड में एक कार्यशाला में टीम ने बताया कि 536 की शुरुआत में आइसलैंड में एक प्रलयंकारी ज्वालामुखी विस्फोट ने पूरे उत्तरी गोलार्ध में राख उगल दी। इसके बाद 540 और 547 में 2 अन्य बड़े विस्फोट हुए। बार बार हुए विस्फोटों के बाद प्लेग ने यूरोप को चपेट में ले लिया। आर्थिक स्थिरता जो 640 तक चली, जब बर्फ में एक और संकेत हवाई शीशे में स्पाइक चांदी के खनन के पुनरुत्थान को दर्शाता है, जैसा कि टीम ने पुरातनता में रिपोर्ट की है। इस सप्ताह नॉर्मन में ओक्लाहोमा विश्वविद्यालय के प्रोवोस्ट और एक मध्ययुगीन और रोमन इतिहासकार काइल हार्पर के अनुसार बर्फ में जमी प्राकृतिक आपदाओं और मानव प्रदूषण का विस्तृत लॉग हमें मानव और प्राकृतिक कारणों के संयोजन को समझने के लिए एक नए तरह का रिकॉर्ड देता है। रोमन साम्राज्य के पतन का कारण बना और इस नई मध्ययुगीन अर्थव्यवस्था की शुरुआती हलचल। जब से 1990 के दशक में वृक्ष वलय अध्ययनों से पता चला कि वर्ष 540 के आसपास ग्रीष्मकाल असामान्य रूप से ठंडा था, तब से शोधकर्ताओं ने इसका कारण ढूंढना शुरू कर दिया है। 3 साल पहले ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के ध्रुवीय बर्फ के टुकड़ों से एक सुराग मिला था। जब कोई ज्वालामुखी फूटता है तो यह सल्फर, बिस्मथ और अन्य पदार्थों को वायुमंडल में उगलता है, जहां वे एक एरोसोल आवरण बनाते हैं जो सूर्य की रोशनी को वापस अंतरिक्ष में प्रतिबिंबित करता है, जिससे ग्रह ठंडा हो जाता है। जलवायु के पेड़ के छल्ले के रिकॉर्ड के साथ इन रासायनिक निशानों के बर्फ रिकॉर्ड का मिलान करके अब बर्न विश्वविद्यालय के माइकल सिगल के नेतृत्व में एक टीम ने पाया कि पिछले 2500 वर्षों में लगभग हर असामान्य रूप से ठंडी गर्मी ज्वालामुखी विस्फोट से पहले हुई थी। एक विशाल विस्फोट शायद उत्तरी अमेरिका में, टीम ने सुझाव दिया, 535 के अंत में या 536 की शुरुआत में हुआ, 540 में दूसरा आया। सिगल की टीम ने निष्कर्ष निकाला कि दोहरे झटके ने लंबे समय तक अंधेरे और ठंड को समझाया। मेवस्की और उनकी अंतःविषय टीम ने 2013 में स्विस आल्प्स में कोलेग निफेटी ग्लेशियर में ड्रिल किए गए आइस कोर में समान विस्फोटों को देखने का फैसला किया। 72 मीटर लंबा कोर यूरोप के केंद्र में ज्वालामुखियों, सहारन धूल भरी आंधियों और मानवीय गतिविधियों के कारण 2000 से अधिक वर्षों से चली आ रही तबाही को समेटे हुए है।
टीम ने एक नई अल्ट्रा हाई रिजोल्यूशन विधि का उपयोग करके इस रिकॉर्ड को समझा, जिसमें एक लेजर बर्फ के 120 माइक्रोन टुकड़ों को काटता है, जो कोर की लंबाई के साथ बर्फबारी के कुछ दिनों या हफ्तों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक नमूने कोर के प्रत्येक मीटर से लगभग 50,000 का विश्लेषण लगभग 1 दर्जन तत्वों के लिए किया जाता है। यूएन ज्वालामुखी विज्ञानी आंद्रेई कुर्बातोव का कहना है कि इस दृष्टिकोण ने टीम को 2000 साल पहले के तूफानों, ज्वालामुखी विस्फोटों और प्रदूषण को 1 महीने या उससे भी कम समय तक कम करने में सक्षम बनाया। 536 के झरने की बर्फ में यूएन स्नातक छात्रा लॉरा हार्टमैन को ज्वालामुखीय कांच के 2 सूक्ष्म कण मिले। उनके रासायनिक फिंगरप्रिंट को निर्धारित करने के लिए एक्सरे के साथ टुकड़ों पर बमबारी करके उन्होंने और कुर्बातोव ने पाया कि वे यूरोप में झीलों और पीट बोग्स और ग्रीनलैंड आइस कोर में पहले पाए गए ग्लास कणों से काफी मेल खाते थे। बदले में वे कण आइसलैंड की ज्वालामुखीय चट्टानों से मिलते जुलते थे। रासायनिक समानताएं न्यूजीलैंड के हैमिल्टन में वाइकाटो विश्वविद्यालय के भूवैज्ञानिक डेविड लोव को आश्वस्त करती हैं, जो कहते हैं कि स्विस बर्फ के कोर में कण संभवतः उसी आइसलैंडिक ज्वालामुखी से आए थे। लेकिन सिगल का कहना है कि उन्हें यह समझाने के लिए और सबूत की जरूरत है कि विस्फोट उत्तरी अमेरिका के बजाय आइसलैंड में हुआ था। किसी भी तरह से 536 में हवाएं और मौसम प्रणालियां पूरे यूरोप में विस्फोट के गुबार को दक्षिण पूर्व में मार्गदर्शन करने के लिए बिल्कुल सही रही होंगी और बाद में एशिया में ज्वालामुखीय कोहरे के रूप में एक ठंडी लहर फैल गई, कुर्बातोव कहते हैं। अगला कदम यूरोप और आइसलैंड की झीलों में इस ज्वालामुखी के और कणों को खोजने का प्रयास करना है, ताकि आइसलैंड में इसके स्थान की पुष्टि की जा सके और यह पता लगाया जा सके कि यह इतना विनाशकारी क्यों था। एक सदी बाद कई और विस्फोटों के बाद बर्फ का रिकॉर्ड बेहतर समाचार का संकेत देता है। 640 में सीसे की बढ़ोतरी। चांदी को सीसे के अयस्क से गलाया गया था, इसलिए सीसा एक संकेत है कि कीमती धातु उस अर्थव्यवस्था में मांग में थी जो झटके से उबर रही थी। सदी पहले यूनाइटेड किंगडम में नॉटिंघम विश्वविद्यालय के पुरातत्वविद क्रिस्टोफर लवलक कहते हैं, 660 में दूसरा अग्रणी शिखर उभरती मध्ययुगीन अर्थव्यवस्था में चांदी के एक बड़े निवेश का प्रतीक है। लवलक और उनके सहयोगियों ने एंटिकिटी में लिखा है कि इससे पता चलता है कि व्यापार बढ़ने के कारण सोना दुर्लभ हो गया था, जिससे मौद्रिक मानक के रूप में चांदी की ओर रुख करना पड़ा। वह कहते हैं, यह पहली बार व्यापारी वर्ग के उत्थान को दर्शाता है। अभी भी बाद में बर्फ एक और अंधेरे अवधि में एक खिड़की है। 1349 से 1353 तक ब्लैक डेथ के दौरान सीसा हवा से गायब हो गया, जिससे एक ऐसी अर्थव्यवस्था का पता चला जो फिर से रुक गई थी। लवलक कहते हैं, हमने अल्ट्रा हाई रिजोल्यूशन पर्यावरण रिकॉर्ड को समान उच्च रिजोल्यूशन वाले ऐतिहासिक रिकॉर्ड के साथ एकीकृत करने की क्षमता के साथ एक नए युग में प्रवेश किया है। यह एक वास्तविक गेम चेंजर है।